हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायंस। तो हमें पता है जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अपने कैटायंस एंड एनायंस में ब्रेक हो जाते हैं। कहने का मतलब आयनिक कंपाउंड वाटर में आयंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिसॉल्व 1 मोल ऑफ KCl 74.5 ग्राम in water, we expected 1 mole each of K plus and Cl minus ion to be released in the solution. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है कि अगर KCl के 1 मोल को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो उसमें से 1 मोल K प्लस के एंड 1 मोल Cl माइनस के बनेंगे। If this happens, there would be 2 moles of particle in the solution. अगर KCl ने 1 मोल K प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस बनाया तो सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल के बन जाएंगे। कहने का मतलब 1 मोल KCl से सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल्स बन रहे हैं। If we ignore interionic attractions, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by 2 into 0.52 Kelvin equal to 1.04 Kelvin। तो हमारे सॉल्यूशन में अभी K प्लस एंड Cl माइनस आयन बने थे। अगर क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और अगर हम इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम इग्नोर कर दें, अगर हम ये मान लें कि ये आयंस एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर इनके आयनिक अट्रैक्शंस को इग्नोर कर दें तो क्या होगा। तो इसके हिसाब से 1 मोल KCl 1 किलो वाटर में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वो कितना करता है 0.52 केल्विन। लेकिन हमारे सॉल्यूशन में KCl ब्रेक हो गया और उसने 2 मोल पार्टिकल बना दिए। तो जब 1 मोल 0.52 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है तो 2 मोल कितने बढ़ाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 इंटू 0.52 केल्विन और ये बॉइलिंग पॉइंट डबल होके आएगा 1.04 केल्विन। कहने का मतलब 1 मोल KCl या फिर 1 मोल पार्टिकल जो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रहा है वो कितना कर रहा है 0.52 केल्विन। मगर ये जैसे ही उसमें ब्रेक हुआ तो 2 मोल पार्टिकल के हो गए तो 2 मोल पार्टिकल ने कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया 1.04 केल्विन। Now, if we did not know about the degree of dissociation, we could be led to conclude that the mass of 2 mole particle is 74.5 gram and the mass of 1 mole of KCl would be 37.25 gram। तो अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में ना पता हो तो हम क्या सोचेंगे कि सॉल्यूशन में हमने 1 मोल KCl पार्टिकल मिक्स किए थे तो उसमें 1 मोल पार्टिकल ही होंगे और वो उसका और 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो 74.5 ग्राम होता है। तो 1 मोल पार्टिकल हमने मिक्स किया है तो सॉल्यूशन में जो मोलर मास दिखाएगा वो 74.5 ग्राम ही दिखाएगा, मगर उसमें 2 पार्टिकल्स बन गए हैं तो सॉल्यूशन मास किसके हिसाब से दिखा रहा है 1 मोल के हिसाब से 74.5 ग्राम, मगर पार्टिकल 2 शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 मोल पार्टिकल का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 1 मोल पार्टिकल का 37.25 ग्राम। दिस ब्रिंग्स into light the rule that when there is dissociation of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है तो उसका जो मोलर मास है वो ट्रू मास से
कम ही आएगा। दिस brings into light the rule that where is dissociation of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value. जब भी कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है तो उसका एक्सपेरिमेंटली जो मोलर मास कैलकुलेट किया है वो ट्रू वैल्यू से कम आएगा। Molecules of ethanoic acid, acetic acid dimerize in benzene due to hydrogen bonding. तो जब भी हम इथेनोइक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डाइमर का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब दो पार्टिकल एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और इसी मॉलिक्यूल को डाइमर कहते हैं। This normally happens in solvents of low dielectric constant. तो ये जो डाइमर बनते हैं ये कैसे सॉल्वेंट्स में बनते हैं जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन अगर हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम दिखाई देंगे। कहने का मतलब अगर तुमने 20 मोल्स पार्टिकल मिक्स किए हैं तो सॉल्यूशन में जैसे ही डाइमर बन जाएगा तो पार्टिकल्स 10 मोल दिखाई देंगे क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो डाइमराइजेशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम दिखाई देते हैं। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपिक्टेड एज फॉलोज। तो मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है जुड़ना उनका यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2CH3COOH कहने का मतलब 2 मोल पार्टिकल के 2 मोल एसिटिक एसिड के लिए हैं और उसने 1 मोल बना दिया है CH3COOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर 1 मोल डाइमर का बन रहा है और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड का डाइमर है उसका स्ट्रक्चर दे रखा है CH3COOH, इधर से CH3COOH और इन दोनों के बीच में बन गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस तरीके से डाइमर बन गया है। इट कैन बी अनडाउटली stated here that if all the molecules of ethanoic acid associate in benzene then delta TB or delta TF for ethanoic acid will be half of the normal value. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डाइमर बन गया था एसिटिक एसिड का। तो अगर डाइमर बन जाएंगे सभी मॉलिक्यूल आपस में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे और पार्टिकल्स कितने हैं इसी बात पर डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करते हैं और डाइमर बनने की वजह से सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम दिखाई दे रहे हैं तो डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आधे हो जाएंगे तो डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीबी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ will therefore be twice the expected value and delta TB और डेल्टा TF की वैल्यू अगर आधी रह गई तो मोलर मास उसका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मोलर मास कम आएगा और अगर डेल्टा TF एंड डेल्टा TB की वैल्यू कम होगी तो मोलर मास ज्यादा हो जाएगा। तो अगर डेल्टा TF एंड डेल्टा TB की वैल्यू कम हो गई तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो अगर डेल्टा TB एंड डेल्टा TF की वैल्यू आधी रह गई तो मोलर मास डबल हो जाएगा। दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास।
तो पहले केस में क्या हुआ था, पार्टिकल डिसोसिएट हो गए थे और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए थे, और डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी की वैल्यू भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। और दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में पार्टिकल्स डायमर का फॉर्मेशन कर रहे थे और पार्टिकल कम हो गए। तो एसोसिएशन के टाइम पे मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं और डिसोसिएशन के टाइम पे बढ़ जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो पार्टिकल बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में, और जो मोलर मास है वो कम आएगा। और जब एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल्स का तो मोलर मास ज्यादा आएगा। तो मोलर मास की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे या तो लोअर वैल्यू आएगी या हायर वैल्यू आएगी मोलर मास की। तो इसी मोलर मास को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। In 1880, Want Hoff introduced a factor I known as the Want Hoff factor to account for the extent of dissociation or association. This factor I is defined as। तो in 1880 में एक साइंटिस्ट थे वॉन्ट ऑफ, इन्होंने एक फैक्टर दिया आई फैक्टर, जिसको वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल कितने हद तक डिसोसिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ है। तो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो सबका फिक्स होता है, पहले से ही पता होता है। और एबनॉर्मल मास कौन सा होता है, ये हम डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीवी, कहने का मतलब कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्सपेरिमेंटली ये वाला एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है और हमें आई की वैल्यू मिल जाती है। दूसरा, अगर हमें कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की पता है तो उससे भी आई फैक्टर को निकाला जा सकता है। तो आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो सॉल्यूशन में है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और उसको डिवाइड कर देंगे कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल से, जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से पहले थे। और हमें इस तरीके से भी आई की वैल्यू मिल जाएगी। हियर एबनॉर्मल मोलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास। पर जो एबनॉर्मल मोलर मास है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय assuming that the non-volatile solute is neither associated nor dissociated। और ये जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये सोचकर कैलकुलेट की जाती है कि जो हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया है वो ना तो डिसोसिएट हुआ है और ना एसोसिएट। इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी, while for dissociation it is greater than unity। तो अगर पार्टिकल्स का एसोसिएशन होगा, कहने का मतलब पार्टिकल जुड़ जाएंगे, तो आई की वैल्यू कम आएगी, और अगर डिसोसिएशन हो गया तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस KCl solution is close to 2, while the value for ethanoic acid is benzene is nearly 0.5। तो जब हमने KCl को वाटर में मिक्स किया था तो उसने K प्लस एंड Cl माइनस 2 मोल पार्टिकल बनाए थे, कहने का मतलब डिसोसिएशन हुआ था, और उसके लिए I की वैल्यू आती है 2, जो कि ज्यादा है 1 से ज्यादा है। while the value for ethanoic acid in benzene is nearly 0.5। और जो बेंजीन में जब हमने एसिटिक एसिड को मिक्स किया था, इथेनोइक एसिड को मिक्स किया था,
तो वहां पर एसोसिएशन हुआ था, इसलिए वहां पर जो आई की वैल्यू आई वो आई 0.5, जो कि 1 से कम है। तो डिसोसिएशन के टाइम पे आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है एंड एसोसिएशन के टाइम पे आई की वैल्यू 1 से कम आती है। इंक्लूजन फॉर वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। और आई फैक्टर के हिसाब से ही जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले थे सबको मॉडिफाई किया गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसका फॉर्मूला था P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, पहले से ही था, उसमें आई और जोड़ दिया गया। तो ये न्यू फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। और दूसरा फॉर्मूला था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, ये था डेल्टा टीवी इक्वल टू KBM। अब इसमें आई और ऐड कर दिया गया और हमें न्यू फॉर्मूला मिल गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू KFM। अब इसमें आई और ऐड कर दिया गया और न्यू फॉर्मूला बन गया हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला था पाई इक्वल टू N2RT डिवाइडेड बाई V। अब इसमें आई फैक्टर को भी ऐड कर दिया गया और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यू फॉर्मूला मिल गया। द टेबल 2.4 डिपिक्ट्स वैल्यू ऑफ द फैक्टर आई फॉर सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर एक टेबल 2.4 दे रखी है, ये वाली। इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी आई की वैल्यू दे रखी है फॉर KCl, NaCl एंड MgSO4। कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? KCl, NaCl एंड MgSO4। आई वैल्यू अप्रोच टू एज द सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, NaCl, MgSO4, इनके लिए आई की वैल्यू 2 रहेगी अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो। एज एक्सपेक्टेड द वैल्यू ऑफ आई गेट्स क्लोज टू 3 फॉर K2SO4, और K2SO4 के लिए आई की वैल्यू 3 रहेगी। टेबल 2.4 वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई एट वेरियस कंसंट्रेशंस फॉर KCl, फॉर NaCl, KCl, MgSO4 एंड K2SO4। इस टेबल में क्या दे रखा है, NaCl, KCl, MgSO4 एंड K2SO4 के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू दे रखी है, वो भी डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई दे रखी है डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। अगर सॉल्यूशन में 0.1 m, कहने का मतलब 0.1 मोलल सॉल्यूशन है NaCl का, तो उसमें आई की वैल्यू 1.87 होगी। और अगर 0.01 मोलल सॉल्यूशन है NaCl का, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1.94 होगी। और अगर 0.001 मोलल सॉल्यूशन है NaCl का, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1.97 होगी। और इसी तरीके से सभी सॉल्ट की डिफरेंट कंसंट्रेशन पर आई की वैल्यू दे रखी है। और इधर वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, और ये आई की वैल्यू कौन सी है, जब सॉल्ट हमारा पूरी तरह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तब जो आई की वैल्यू आएगी वो यहाँ दे रखी है। तो जब NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो तब उसकी आई की वैल्यू आएगी 2। एंड जब KCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसकी आई की वैल्यू आएगी 2। और जब MgSO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसकी भी आई की वैल्यू आएगी 2। एंड K2SO4 जब पूरी तरह डिसोसिएट होगा तो उसके लिए आई की वैल्यू आएगी 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आयंस बनेंगे। K2 मीन्स 2 पोटेशियम आयन बनेंगे और एक SO4 आयन बनेगा,
तो इसलिए आई की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। और MgSO4 में Mg और SO4 दो पार्टिकल बनेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। एंड KCl जब ब्रेक होगा तो एक पार्टिकल K का एंड एक Cl का, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ NaCl जब डिसोसिएट होगा तो एक Na का एंड एक Cl का पार्टिकल बनेगा, तो दो पार्टिकल बनेंगे, इसलिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी।